तो अच्छा, मैं जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स भी काफी सारे हैं। अच्छा, तो एसोसिएशन, अच्छा ये रिसर्च थी एक्चुअली मैंने, क्योंकि ये एग्जांपल मैं बार बार दे रहा था, तो एक्चुअली सम हैव फाउंड अ रिसर्च, क्योंकि ये टॉपिक एक्चुअली बहुत पुराना है, ठीक है, मतलब अब तो सबको पता है लंग कैंसर, स्मोकिंग, बट आई वाज एबल टू फाइंड अ रीसेंट रिसर्च जो देख रही है स्मोकिंग और लंग कैंसर। वो बेसिकली देख रही है कि स्मोकिंग और साथ जो जेनेटिक्स का इफेक्ट होता है वो क्या है लंग कैंसर पे, ठीक है। तो ये टॉपिक है, अब हम जल्दी से इसका, और ये अगेन देखें इसने भी वही किया है प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अब हम जल्दी से इसका इंट्रो देख लेते हैं। इंट्रो का दूसरा नाम बैकग्राउंड होता है। अब आप देखेंगे कि इसने सबसे पहले बताया लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमनली डायग्नोस्ड कैंसर, ठीक है, वो लंग कैंसर की स्टेटिस्टिक्स पेश कर रहा है, ठीक है। फिर वो नैरो हुआ, उसने कहा 2018 में ये थे, ठीक है। फिर वो और नैरो हुआ, अब वो चला गया कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज टोबैको, ठीक है। बेसिकली ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे कि आपने इंट्रो इस फॉर्म में लिखना है कि वो एक फ्लो चार्ट भी बन सकती हो, ठीक है। आपने अचानक से कोई जंप नहीं मारनी एक बात से दूसरी बात पे। आपने पहले एक बात की लंग कैंसर के बारे में, फिर आपने अगली बात उससे कनेक्ट करी है 2018 में, फिर अगली बात उससे कनेक्ट करी है कि क्यों इतना ज्यादा हो रहा है, क्योंकि स्मोकिंग ज्यादा हो रही है, राइट। फिर उसके बाद उसने दूसरे रिस्क फैक्टर जो था उसकी बात की है, ठीक है, नैरो होता जा रहा है। फिर ये रिसर्च गई है आगे, ठीक है। अब इसका इंट्रो रिलेटिवली छोटा, हम ये भी बात करेंगे। फिर अब अगली उसमें ना इसने ओवर द पास्ट डेकेड, अब ये व्हाट इज नोन बता रहे हैं, नाम से पता चल रहा है व्हाट इज नोन बताएगा अब, ठीक है। तो उसने इस टाइप की ना कोट करना शुरू किया है कि डिफरेंट स्टडीज ने ये फाइंड किया है कि ये वाला जीन इंपॉर्टेंट था, ये वाला जीन इंपॉर्टेंट था, और साथ उसने उसके रेफरेंसेस लगा दिए, ठीक है। रेफरेंसिंग आई थिंक पहले कवर हो चुकी है, ठीक है। फिर उसने व्हाट इज अननोन, ये उसने साथ ही अगले सेंटेंस में बता दिया कि कंसिस्टेंट एविडेंस सिग्निफिकेंटली एसोसिएटेड हमें नहीं मिला, इट इज मॉडेस्ट, ठीक है। तो काफी सारी रिसर्चेस ऐसी, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कुछ कंप्लीटली ओरिजिनल करना, तो काफी सारी रिसर्चेस ऐसी करती हैं कि ये जो एविडेंस है इतना कन्विंसिंग नहीं है, तो अब हम कर रहे हैं हमारा कन्विंसिंग, ठीक है। एंड पे अब वो सारा वो बता रहा है कि क्यों क्यों मेरी रिसर्च जो है वो क्या क्या नई चीजें एड्रेस करी है, व्हाट इज अननोन, वो अब यहाँ पे सारा बता रहा है। फिर एंड पे उसने बताया कि हमने हाइपोथेसाइज किया है कि ये दोनों चीजें एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर हैं फॉर लंग कैंसर, और एंड पे देखें वेरी क्लियरली उसने अपनी स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, सेपरेट पैराग्राफ बना दिया। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि कोई बंदा स्क्रॉल कर रहा होगा, ठीक है, टेंशन स्पैन बहुत कम होता है, वो सीधा जाएगा इंट्रो के एंड पे, उसे यहाँ पे नजर आ गया कि इस रिसर्च का एम ये है, ये रिसर्च ये करना चाह रही है, फिर वो डिसाइड करेगा मैं आगे पढ़ूँ या नहीं। फिर उसके बाद में जल्दी से एक सेकंड एग्जांपल, एक्चुअली ये एग्जांपल यूज हुआ था साइनॉप्सिस वाली वर्कशॉप में, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, उस वजह से है ये सिर्फ साइनॉप्सिस ही, मगर इंट्रो ना सेम होता है। तो बेसिकली इसमें टॉपिक जो है, आई होप आपको याद, यहाँ पे चैट में कोई है जिसने साइनॉप्सिस वाली नहीं अटेंड की थी, अगर आया तो बता दे, बट बेसिकली ये टॉपिक था, ठीक है सही है। बेसिकली मैं ब्रीफली बता देता हूँ, ये टॉपिक था, देख रहा था कि इस्कीमिक स्ट्रोक या फॉलेज फॉर द फर्स्ट ईयर वंस, उन पे इस्कीमिक स्ट्रोक का क्या ओबिसिटी रिस्क फैक्टर है या नहीं, क्या एब्डोमिनल ओबिसिटी इस्कीमिक स्ट्रोक या फॉलेज का खतरा बढ़ा देती है या नहीं, सिंपली फॉलेज, मोटापे का फॉलेज पे कोई इफेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो इसमें अब उसने जब इंट्रो लिखना शुरू किया, तो अगेन देखें सबसे पहले उसने बात की है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या इस्कीमिक स्ट्रोक की, उसने ये बताया है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। तो ऑब्वियसली अगर कोई चीज सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड, तो उसका जो रिसर्च, उस पर जो रिसर्च हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी ना, राइट, ठीक है। तो इसलिए आपने अपनी बेसिक रिसर्च की इंपॉर्टेंस कन्वे करनी होती है। फिर उसने स्टैट्स बताना शुरू किए हैं कि ये इंसिडेंट्स था, और फिर फौरन से वो पाकिस्तान के सेटअप पे आ गए। तो ये बात याद रखनी है कि आवर ग्लास तो आप बना रहे हैं, मगर फ्लो मेंटेन रहना चाहिए, अगले को फील ना हो रहा हो कि हाँ ये देखो आवर ग्लास बन रहा है, अब वो नैरो हुआ, अब वो नैरो हुआ, ठीक है, खुद से नजर आ जाता है, मतलब एक फ्लो में आपने चलना, ठीक है। अब वो पाकिस्तान पे आ गया, फिर उसके बाद ये भी पाकिस्तान वाली बात है, फिर उसने बेसिकली ना इस पैराग्राफ में उसने सिर्फ स्ट्रोक की बात की है, ठीक है, पाकिस्तान में। फिर उसने बात की है कि स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स क्या थे, एंड पे उसने ये बात टच की है कि एन इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर इस्कीमिक स्ट्रोक इज ओबेसिटी, राइट। तो ये भी एक की कॉन्सेप्ट है जो आपको ये पल्लू से बांधना है कि हर पैराग्राफ में बेसिकली एक आइडिया कन्वे करें, जब नया आइडिया आए तो मेक अ न्यू पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ का क्या आइडिया है, आइडिया ये है कि स्ट्रोक को डिस्कस करना है, ब्रीफ सा
ओवरव्यू दे दिया, स्ट्रोक कितना कॉमन है, इसके बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, एक रिस्क फैक्टर ओबेसिटी, अगले के साथ कनेक्ट किया और फिर न्यू पैराग्राफ, फिर अगले में उसने ओबेसिटी की बात की है, राइट, ये काफी ज्यादा लंबी डिस्कशन है, ओबेसिटी का उसने बात किया, फिर एंड पे उसने बताया है, यहाँ देखो ये उसने ब्रीफ सा बताया है व्हाट इज नोन, ठीक है, रेफरेंस साइट कर रही है 16, ये उसका पार्ट है। बट अब वो ना दिखाना चाह रहा है कि ये रिसर्च कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पाकिस्तान में पहले कभी, सबसे कॉमन यही होता है, पाकिस्तान में पहले कभी ये रिसर्च नहीं हुई, ठीक है, और फिर आगे उसने वजह भी पेश कर दी है कि हो क्यों पाकिस्तान के रिजल्ट हो सकता है दुनिया के रिजल्ट से डिफरेंट हो, ठीक है, बेसिकली साउथ एशियन जीनोटाइप का इफेक्ट होता है। तो उसने अपनी रिसर्च का नॉलेज गैप या व्हाट इज अननोन कन्वे कर दिया कि इंपॉर्टेंस मेरी रिसर्च क्या ऐड करेगी, ठीक है। उसके बाद उसने ये जो चीज है, ये अक्सर रिसर्चेस करती हैं कि उसने ना बेसिकली, ये एग्जांपल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसने बेसिकली शो किया है कि उस रिसर्च के रिजल्ट्स पॉजिटिव थे, उस रिसर्च के रिजल्ट्स नेगेटिव थे, बेसिकली ना वो कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस शो करना चाह रहे हैं। इस रिसर्च ने पॉजिटिव रिजल्ट निकाला, इसने नेगेटिव निकाला, तो मतलब ये चीज अभी क्लियर नहीं है, तो मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। ये तब होता है जब आपकी रिसर्च बिल्कुल नहीं ना हो, जो अक्सर केसेस में यही होता है, ठीक है। तो आपने पिछले वो शो करना होता है कि वो कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस था और अब हम नई रिसर्च करें। एंड पे वेरी क्लियरली आप बता देते हैं, द पर्पस ऑफ दिस रिसर्च इज टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन दीज मेजर्स एंड इस्केमिक स्ट्रोक इन पेशेंट्स ऑफ इलाइड हॉस्पिटल। ये हो गया इंट्रो। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, मजीद एग्जांपल्स चाहिए हो तो भी आप बता सकते हैं, मगर हम अब ब्रीफली देख लेते हैं कि कुछ टिप्स हैं और फिर सबसे कॉमन एरर्स क्या हैं इंट्रो में। पहली बात यह है कि आइडियल वर्ड काउंट, मैं आपको, क्योंकि लोग पूछते हैं काफी, तो मैं आपको दे रहा हूँ 600 से 800, अगेन रेंज है। रिसेंटली एक ट्रेंड आया है कि इंट्रो छोटा होता जाता है, रिसेंट पब्लिकेशन में रिजल्ट्स वगैरह लंबे होते जाते हैं। फिर सेकंड ये बात कन्वे हो गया कि सबको कि ब्रॉड से शुरू करना है और नैरो तक आते जाना है, ठीक है। मजीद एग्जांपल चाहिए, ठीक, हाँ ऐसा करेंगे। अभी हम टिप्स और पिटफॉल्स देखें, एंड पे हम ना पूरी मैन्युस्क्रिप्ट के एग्जांपल्स एक साथ देखेंगे, तो वो जो पूरी स्टोरी है ना वो समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने थॉरली साइट करना है। आपने जब भी कोई बात आप करते हैं, ये पहले हो चुके हैं, आपने जब भी कोई बात करनी है आपने एंड पे उसके ना रेफरेंस ऐड करना होता है। मगर ये नहीं कि अब जैसे अक्सर होता है कि मैंने अभी ना स्ट्रोक वाली जो बात मैंने की कि लीडिंग सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, हो सकता है मैंने 5 आर्टिकल पढ़े हो तब मुझे ये बात मिली हो कि स्ट्रोक एक में मुझे नजर आया सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। अब मैं वो वाली रिसर्च साइट करूंगा जो जिसमें ये बात हुई है, रादर देन के मैंने क्योंकि 5 आर्टिकल्स पढ़ लिए, मैंने तो काफी मेहनत कर लिया तो मैं सारी साइट कर दूं, ठीक है। आपने अपने इंट्रो को बाहर नहीं देना से 15 to 20 रेफरेंसेस आर मोर देन इनफ, क्योंकि आप एक रिव्यू आर्टिकल नहीं लिख रहे। अगर रिव्यू आर्टिकल है तो उसमें हम सेपरेट सेशन बाद में कर लेंगे, बट नॉर्मल ओरिजिनल स्टडी में सिर्फ जो रेलेवेंट रेफरेंसेस हैं वो ऐड करने हैं। अब ये बात उससे कनेक्ट होती है कि अवॉइड गिविंग टू मेनी साइटेशंस। अब 2 एग्जांपल्स हैं। पहले वाले ने कहा मेनी स्टडीज हैव फाउंड अ सिग्निफिकेंट एसोसिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई, और उसने रेफरेंस नंबर 14 इकरा मुकद्दस कहती है रिव्यू आर्टिकल का। रिव्यू आर्टिकल बेसिकली एक बहुत सेपरेट चीज है, ठीक है। उस पे मतलब रादर देन एन अलग वेबिनार, उस पे एक सेपरेट सीरीज होगी और वो प्लान्ड है इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो अभी ब्रीफली बता सकता हूँ मगर उसको हम ज्यादा टच नहीं करेंगे। अवॉइड गिविंग टू मेनी साइटेशंस, मतलब इस रिसर्च ने मेनी स्टडीज है फाउंड और उसने 4 से 15 तक वाले रेफरेंसेस यहाँ पे डाल दिए हैं। 4 5 6 दैट्स 11 रेफरेंसेस जो उसने यहाँ पे डाल दिए हैं, और 11 रेफरेंसेस सब एक ही बात कर रहे हैं कि एक्स और वाई के बीच में सिग्निफिकेंट एसोसिएशन थी। इससे बेहतर है आप क्या करें, सिग्निफिकेंट एसोसिएशन हैज बीन फाउंड बिटवीन एक्स एंड वाई एंड मेन, और फिर ये 4 मेन वाली स्टडीज हैं, वुमेन 8 to 11 एंड चिल्ड्रन 12 to 15। दिस इज बेटर, क्योंकि अब जो रेफरेंसेस हैं वो डिफरेंट चीजें कन्वे कर रहे हैं और मुझे पता चलेगा, राइट। अभी भी मैं कहूंगा कि इसमें इस एक सेंटेंस पे आपने इतने रेफरेंस डाल दिए, 1 was more than enough, क्योंकि अभी आप सिर्फ इंट्रो दे रहे हैं, आपने बाद में भी पूरी मैन्युस्क्रिप्ट लिखनी है। अच्छा, क्वेश्चन आया कि सिनॉप्सिस की साइटेशन का नंबर मैसिव साइटेशन नंबर डिफर करता है? नहीं, देखें ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइनॉप्सिस में इंट्रो था, फिर उसके बाद कोई रेफरेंस नहीं आया, इंट्रो था और उसके बाद आपने बस अपनी मेथोडोलॉजी बताई थी। जबकि इसमें तो इंटायर 2 नए सेक्शंस है, रिजल्ट्स भी है, डिस्कशन भी है, तो मैन्युस्क्रिप्ट में बहुत ज्यादा रेफरेंसेस होते हैं, साइनॉप्सिस में तो बस इंट्रो होता है। लास्ट में आपने वेरी क्लियरली बताना है, क्योंकि स्क्रॉल करते हैं ना लोग, एडीएचडी होता है सबको, वो स्क्रॉल करेंगे, इंट्रो की आखिरी लाइन पढ़ेंगे, वो वहां एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां पे हाइपोथेसिस या रिसर्च क्वेश्चन लिखें, तो अपने वेरी क्लियर वर्ड्स में बताना है कि रिसर्च का पर्पस। अच्छा, अब सबसे कॉमन मिस्टेक्स, सबसे पहले ये है कि बहुत वर्डी होते हैं। क्यों? अब जैसे मैंने स्ट्रोक पे रिसर्च की, तो मैं तो फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, मैंने 5 साल से पढ़ा है, तो पहले मैं ब्रेन की एनाटॉमी बताऊंगा, ये बहुत कॉमन है, ब्रेन की एनाटॉमी बताऊंगा, फिर मैं उसकी फिजियोलॉजी बताऊंगा, फिर मैं उसकी पैथोलॉजी बताऊंगा कि ये वेसल ब्लॉक होती है, फिर मैं उसकी फार्माकोलॉजी बताऊंगा, फिर मैं अपनी रिसर्च पे आऊंगा, क्योंकि मैंने तो 5 साल पढ़ लिया, मैंने अपनी पढ़ाई को जस्टिफाई भी करना, दिखाना है कि मुझे आता है या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, आपने ऐसे नहीं करना।
आपने स्टार्ट, सबसे मैं कहूँगा बहुत अच्छा एडवाइस ये मैं दे रहा हूँ अपनी तरफ से कि यू स्टार्ट विद द कम्युनिटी मेडिसिन कि स्ट्रोक इज द मोस्ट कॉमन सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, हार्ट अटैक इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। इससे बहुत इंपॉर्टेंस कमी हो रही है कि ऑब्वियसली इतना ग्रोइंग इशू है, और वो सब एनाटॉमी फिजियोलॉजी और वो सब स्किप कर दें। डू ऑल लाइंस ऑफ इंट्रोडक्शन इन सिनॉप्सिस शुड बी साइटेड। मोस्ट सिनॉप्सिस वाले में बात हुई थी, ज्यादातर आपने कोई जब भी कोई आप फैक्ट कन्वे कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आप उस साइट के बगैर नहीं कुछ कह सकते अपने ओन पे, ठीक है। आप कोई एक्सपर्ट नहीं है फील्ड में, ऑब्वियसली बात, इवन आप बन भी जाए तो भी आप पूरी फील्ड को तो नहीं वो कर सकते रिप्रेजेंट। तो आपने जब भी कोई सेंटेंस लिखा, आपने साइट किया, बीच में कनेक्टिंग सेंटेंस होते हैं लिंक बनाने के लिए, उन्हें साइट करना जरूरी है। तो सिनॉप्सिस में भी यही है, मैन्युस्क्रिप्ट में भी यही है, क्योंकि दोनों का इंट्रो सेम होता है। सेकंड, ये काफी लोग करते हैं ओवर सेलिंग के, जैसे पुरानी गाड़ी बंदा बेच रहा हो ना, कहते हैं इससे अच्छा कोई नहीं है, ये प्लॉट बहुत अच्छा है, ये घर बहुत अच्छा है, ठीक है, इतने कमरे है वो। तो हर कोई कहता है कि मेरी रिसर्च फर्स्ट एवर पैराडाइम चेंजिंग ग्राउंड ब्रेकिंग है, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है, व्हेन यू से दिस वाज द फर्स्ट रिसर्च ऑन माय टॉपिक, जर्नल वाला विल चेक, ही विल मेक श्योर, वो निकाल के आपको दिखाएगा कि ये देखो 2016 में इस टॉपिक पे रिसर्च हुई है, ठीक है, और साथ रिजेक्शन भी भेज देगा। तो अगर कहना है आपको असल में जेन्युइनली लग रहा है कि वाकई मेरी पहली रिसर्च है, तो आप कहें टू आवर नॉलेज, ठीक है, टू आवर नॉलेज दिस इज द फर्स्ट रिसर्च ऑन द टॉपिक। हमने देखा, हमें नहीं मिली, ठीक है, और अगर मिल गई है तो ये कहने की कोई जरूरत नहीं, कोई बात नहीं। आप ट्राई करें, एड्रेस करें कि आपकी रिसर्च कैसे पिछली वाली से डिफरेंट है, क्योंकि एडिटर के पास दुनिया जान का टाइम है, वो सब कुछ चेक करके आपका आर्टिकल एक्सेप्ट करेगा। फिर ये बात अभी डिस्कस हो चुकी थी कि ओवर साइटिंग होती है, जो एग्जांपल मैंने दिया था। आपने बस एक ब्रीफ सा स्नैपशॉट देना इंट्रो में, आपने सब कुछ नहीं डाल देना, क्योंकि आपने वही रेफरेंसेस ना आगे भी लिखने थे। हाउ डू वी साइट अ पेपर इफ द थिंग्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल वाज टेकन फ्रॉम अनदर पेपर। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। यू विल साइट द सेकंड पेपर। सपोज अगर मैंने कोई आर्टिकल लिखा है, ठीक है, और मैंने उसमें ना अपने दोस्त का रेफरेंस डाला है कि फलाने मेरे दोस्त ने ये चीज निकाली थी, तो अगर कोई मेरी रिसर्च पढ़ और वो फैक्ट लेना चाह रहा है, तो वो मेरी रिसर्च को नहीं साइट करेगा, वो मेरे दोस्त की रिसर्च को साइट करेगा, क्योंकि वो बात उसने निकाली थी, राइट। लाइक मैंने एक बंदे को साइट किया और कोई अगला बंदा मुझे उस बात पे नहीं साइट कर सकता, ओरिजिनल बंदे को साइट करना। फिर अ मिक्स्ड बैग, बेसिकली लोग इंट्रो में आपने अपने रिजल्ट्स को बिल्कुल टच भी नहीं करना, या अपनी डिस्कशन को बिल्कुल टच भी नहीं। थोड़ी इनसिक्योरिटी होती है कि मैंने सिर्फ ये लिखा है, मुझे बताना चाहिए मेरे ये नतीजे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। वॉन्ट बी राइट इन एज साइटेड इन पेपर वन, नहीं ऐसे नहीं आप लिखते, आपने बस पेपर वन को इग्नोर कर दें, ठीक है, क्योंकि पेपर वन की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं थी उस बात पे। आपने डायरेक्ट पेपर टू, बेसिकली रिपीट करने का कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक सवाल पूछा था कि अगर सपोज करें पर्सन ए ने कोई रिसर्च की है, ठीक है, किसी टॉपिक पे, और फिर पर्सन बी ने उसको साइट किया है कि फलाने बंदे ने अपनी रिसर्च में ये देखा। अब मैं आया हूँ, अब मैंने साइट करना है, तो मैं पर्सन बी को नहीं साइट करूंगा, मैं उस ओरिजिनल बंदे को साइट करूंगा जिसने वो रिसर्च की थी, राइट। अब क्लियर हुआ? साइटेशन एंड रेफरेंस इज द सेम थिंग, यस, ठीक है, सही है। अब मिक्स बैग में मैं ये कह रहा था कि इंट्रोडक्शन और साथ आपने रिजल्ट्स को टच भी नहीं करना, डिस्कशन को टच भी नहीं करना, बस इंट्रोड्यूस, अपना ऑब्जेक्टिव बताएं, एंड खत्म करें, ठीक है। अक्सर ये होता है लॉजिकल फ्लो नहीं होता, तो मैं कहता हूँ जस्ट मेक दिस अ रूल। अगर आपका इंट्रो है तो आप देखें उसके जो पॉइंट्स हैं, इफ यू कैन राइट देम डाउन एज अ फ्लो चार्ट, देन इट्स अ गुड इंट्रो। अगर कहीं पे बीच में कोई सडन जंप आ रही है क्योंकि आपने आवर क्लास पूरा करना था, तो आप अचानक से नैरो होना चाह रहे थे, ठीक है, तो देन दैट्स नॉट अ गुड इंट्रो, राइट। और जो सक्सेसिव पॉइंट्स होते हैं, दे शुड ऑलवेज रिलेट विद वन अनदर। जैसे मैंने उस एग्जांपल में दिखाया कि पहले पैराग्राफ के एंड पे ओबेसिटी आई थी, स्ट्रोक की बात की, फिर एंड पे ओबेसिटी को टच किया और फिर ओबेसिटी शुरू की, रादर देन जंपिंग डायरेक्टली, लिंक किया था मैंने। फिर अंडर साइटिंग, वही बात ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है कि एवरी पॉइंट, जो भी फैक्ट आप कन्वे करें, इट शुड हैव अ साइटेशन, ठीक है। इंट्रो में किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम सेकंड पार्ट उसमें मूव करें। तो मटेरियल्स एंड मेथड्स, दिस इज बेसिकली, अब आपने, क्योंकि अब अभी भी ना साइनॉप्सिस आपकी बहुत हेल्प करेगा अगर आपने अच्छा साइनॉप्सिस लिखा है। साइनॉप्सिस में अगर आपको याद हो, आपने सारे हेडिंग्स याद होगा लोगों को, हेडिंग्स में लिखा था कि मेरा स्टडी डिजाइन ये है, मेरी सैम्पलिंग टेक्निक ये है, मेरा ये है, ठीक है। तो अब आप बस ये कर लें कि जो आपने पहले हेडिंग्स डाल के लिखा था, अब आपने उसे कंटिन्यूस पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। कुछ चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो देख लेंगे, मगर बेसिकली साइनॉप्सिस का इंट्रो मैन्युस्क्रिप्ट का इंट्रो बन जाता है। साइनॉप्सिस की आगे वाली सारी चीजें ना मैन्युस्क्रिप्ट की मेथोडोलॉजी बन जाती है।
ठीक है, और उसके बाद साइनॉप्सिस आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक, फिर दिस सेक्शन टेल्स द रीडर एग्जैक्टली व्हाट यू डिड इन योर रिसर्च एंड इट शुड बी क्लियर इनफ कि कोई भी रेप्लिकेट कर सके। क्या मतलब, इसका गोल ये होता है, हु डू वी सबमिट द साइनॉप्सिस टू, कॉलेज और द जर्नल? नहीं, देखें साइनॉप्सिस बहुत पहले की बात थी, ठीक है, उसमें पहला सेशन हुआ था। साइनॉप्सिस आपने किया, लिखा, आपने वो अपने कॉलेज को भेजना है। अगर आप आरएमयू से हैं तो आरएसआरएस को भेजना है, ठीक है, जो भी इंस्टीट्यूट, जो भी प्लेटफॉर्म था। अप्रूवल हुआ, उसके बाद पूरी रिसर्च हुई, लाइक एक्चुअल डाटा कलेक्शन, एनालिसिस में गया, मैंने कोविड के जो भी मेरा टॉपिक था उन लोगों से डाटा लिया, एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी है। मैन्युस्क्रिप्ट आप कॉलेज को नहीं भेजनी, कॉलेज ने बस अप्रूवल दे दिया था, मैन्युस्क्रिप्ट आप मैं जर्नल को, साइनॉप्सिस जाता है कॉलेज को या आरएसआरएस को, जो भी प्लेटफॉर्म है आपके कॉलेज का, और फिर मैन्युस्क्रिप्ट जाती है टू द जर्नल। मेथोडोलॉजी आपने इस पर्सपेक्टिव से लिखनी है कि अगर सपोज आपने कोई रिसर्च की है, आपने उसकी मेथोडोलॉजी लिखी है, ठीक है, मैं अब आया हूँ मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ने, मुझे नहीं पता था क्या हुआ है, तो इतनी डिटेल्ड होनी चाहिए कि मैं उस रिसर्च को परफेक्टली रेप्लिकेट कर सकूं। ठीक है, जैसे कोई एफएससी वगैरह में पढ़ते थे, एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो उसकी डिटेल्स इतनी अच्छी तरह लिखी होनी चाहिए कि कोई भी उससे रेप्लिकेट कर सके। तो सेम कॉन्सेप्ट है, मटेरियल्स एंड मेथड्स इतनी डिटेल से लिखी हो कि कोई भी उसे रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, आप जल्दी से एक चैलेंज है ताकि सारे जो सोए हुए हैं वो जाग जाएं, क्योंकि आप लोगों ने साइनॉप्सिस वाली वर्कशॉप ली थी, तो उसमें मेथोडोलॉजी के क्या क्या कंपोनेंट्स आपको याद है? 30 सेकेंड्स। स्टडी डिजाइन, बिल्कुल ठीक है। स्टडी डिजाइन, स्टडी डिजाइन, स्टडी सेटिंग, सैम्पलिंग टेक्निक, इंक्लूजन क्राइटेरिया, बिल्कुल ठीक है। पॉपुलेशन सही है, स्टडी पॉपुलेशन, सैम्पलिंग टेक्निक, सैंपल साइज, हाँ ठीक है। सैम्पलिंग मेथड, एनालिसिस, ये लास्ट था, एनालिसिस, डाटा एनालिसिस का प्लान, ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये भी बहुत आसान होगा, इंट्रो साइनॉप्सिस का भी सेम था, इसका भी सेम था, ये भी फिर इसलिए आपको क्योंकि याद है तो आपके लिए काफी इजी होगा। स्टडी डिजाइन, स्टडी सेटिंग, फिर उसके बाद स्टडी पॉपुलेशन, स्टडी ड्यूरेशन, उसके बाद सैंपल साइज जो आपने कैलकुलेशन की, सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है, ये सब थे। ठीक है, प्लान फॉर डाटा एंड एंट्री एंड एनालिसिस भी होता है। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स थे। अब जो वहां पे कंपोनेंट्स थे वही अब यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, एक दो मिस हो गए क्योंकि जगह खत्म हो गई थी, एनालिसिस का प्लान बेसिकली रह गया था। तो ये मैंने आपको, क्योंकि मेथड्स में ना आपने सब बातें पूरी करनी है, ठीक है, ऑर्डर ऐसा जितना मैटर नहीं करता, मगर मैंने अपनी तरफ से जो बेस्ट ऑर्डर था ना, मैंने उसमें आपको लिख के ये दे दी। ठीक है, मैंने इनके नाम भी लिख दिए, आप बेशक स्क्रीनशॉट, वैसे स्लाइड्स आ जाएंगी मगर स्क्रीनशॉट बना लो कि ये चीजें हैं और इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आपने बताना है कि आपका स्टडी डिजाइन क्या था। अच्छा, एक क्वेश्चन है, अगर आप ये एंड पे पूछ लें कि क्लियर हो जाएगा, दोबारा एंड पे लास्ट में पूछनी है, Q&A में डाल दे तो मैं लास्ट में देख लूंगा जीशान। तो स्टडी डिजाइन, आपकी स्टडी का डिजाइन क्या था? क्रॉस सेक्शनल थी, केस कंट्रोल थी, कोहॉर्ट थी, आरसीटी थी। ठीक है, फिर आपने बताया सेटिंग। सेटिंग में ना कॉन्सेप्ट को थोड़ा ब्रॉड करना होता है। सेटिंग में सिर्फ ये नहीं आता कि मैंने अपनी रिसर्च आरएमयू में की, मैंने अपनी रिसर्च होली फैमिली में की। ठीक है, सेटिंग में ये भी आता है, होली फैमिली में मैंने रिसर्च की है, जून 2022 से लेके मैंने अगस्त 2022 तक रिसर्च की है, फिर मैंने यहाँ तक मैंने फॉलो रिक्रूट किया अगस्त तक, फिर मैंने उन्हें 1 साल फॉलो अप किया अगस्त 2023 तक, फिर मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो डेट्स जो होती हैं वो भी आपने लिखी, डेट्स के बजाय ना मंथ्स लिखते हैं लोग, तो मंथ्स लिखते हैं लोग। अच्छा, क्वेश्चन है काफी लंबा, सेटिंग। हाँ, आप कह रहे हैं ठीक, इसको भी ना आई वुड से आप इसको Q&A में डाल दें, क्योंकि फिर ये डिस्कशन थोड़ा इससे रिलेट नहीं कर रही, तो हम एंड पे इसको डिस्कस कर लेंगे। हसीब, सेटिंग होगी, लोकेशन एंड डेट्स, फिर उसके बाद आते हैं पार्टिसिपेंट्स, कौन कौन इंक्लूड हुआ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो दोनों चीजें आ गई, किन इंक्लूड किया, किन एक्सक्लूड किया, डाटा मैंने अपने अस्पताल से लिया या डाटा मैंने फलानी डाटाबेस से लिया, रिक्रूट कैसे किया, मैंने अपनी सैम्पलिंग टेक्निक भी बता दी। फिर आते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में आपने बताना है आउटकम्स। अब जैसे वो रिसर्च थी मेरी एब्डोमिनल ओबेसिटी और इस्कीमिक स्ट्रोक पे, तो मैं स्ट्रोक के लिए मैंने कोई स्केल यूज कर लिया जो बताता है कितना फॉलेज हुआ, कितना पैरालिसिस हुआ। ठीक है, कुछ स्केल्स होते हैं वो रिसर्च टू रिसर्च वेरी करते हैं, बट फॉर एग्जांपल NIHSS स्केल जो होता है मैंने यूज किया था, या रैंकिन स्केल जो होता है ना, काफी कॉमनली यूज होता है स्ट्रोक की सिवियरिटी देखने के लिए। ठीक है, तो वो स्केल जो आपने यूज किया, आपने यहाँ बताना है कि मैंने ये स्केल यूज किया था। फिर आपने बताना है एक्सपोजर। अब इस रिसर्च में एक्सपोजर एब्डोमिनल ओबेसिटी वाली रिसर्च में था उनका एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस,
तो अब मैं लिख नहीं दूंगा कि मैंने एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस मेजर किया, मैंने एग्जैक्ट बताना है कि मैंने इंची टेप, मैंने आई यूज्ड WHO measuring tape, WHO standardized measuring tape, and it was applied at या tied at the level of the umbilicus या ग्रेटर ट्रोकेंटर से इतने सेंटीमीटर, इतनी डिटेल में बताना होता है आपने कि ग्रेटर ट्रोकेंटर से 2 सेंटीमीटर ऊपर, अम्बिलिकस से 1 सेंटीमीटर नीचे मैंने अपनी इंची टेप बांधी है, ठीक है। इतनी डिटेल में आप बताएंगे तभी कोई और उसको रेप्लिकेट कर पाएगा। फिर प्रिडिक्टर्स आपने बताने होते हैं, आपने कन्फाउंडर्स बताने होते हैं। अगर आपने फॉर एग्जांपल मेरी रिसर्च में स्ट्रोक है तो मैं उसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी बताऊंगा कि मैंने क्या, किस चीज को मैंने स्ट्रोक का, ठीक है। डेफिनेट हो सकता है वेरी करती हो, तो मैंने स्ट्रोक का मैंने कहा कि CT स्कैन पे विद इन 24 आवर्स कोई मार्किंग है, कोई क्या कहते हैं एबनॉर्मेलिटी है, इस्कीमिया है, और वो कोई ट्रेंड न्यूरोलॉजिस्ट ने जज किया हो, ठीक है। तो ये इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर माय रिसर्च, ऑपरेशनल डेफिनेशन बेसिकली जो हमने तब पढ़ी थी, ठीक है। फिर डाटा मेजरमेंट भी आ जाती है, हाउ वाज ईच वेरिएबल मेजर्ड। फिर एंड पे सैंपल साइज सेपरेट फॉर वो हुआ था, आपने बताना है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, आपने बताना है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया, फिर आपने रेफरेंस भी दे देना होता है कि इस मतलब आप लिखते हैं ना प्रेवलेंस वाज केप्ट एट दिस, साथ ही उसका रेफरेंस डालना कि इस रिसर्च की बेसिस पे मैंने प्रेवलेंस यूज। अच्छा, एट्रिशन रेट अगर अप्लाई कर रहा हो, किसी को आइडिया है एट्रिशन रेट क्या होता है या नहीं? चैट में बता दें यस या नो, Q&A। ठीक है, एट्रिशन रेट बेसिकली कुछ रिसर्चेस होती हैं जिन्हें कहते हैं कोहोर्ट स्टडीज, वो इन्वॉल्व करती हैं फॉलो अप। मैंने पेशेंट्स लिए जनवरी 2022, 100 पेशेंट्स लिए, मैंने हर महीने उनका डाटा लिया, राइट, अंटिल साल के एंड तक। हाँ, लॉस ऑफ फॉलो अप, आप ठीक है। तो अब सपोज जनवरी में मेरे पास 1000 मरीज थे और साल के एंड तक मेरे पास 500 रह गए, सो दिस इज एन एट्रिशन रेट ऑफ 50%। बेसिकली कितने लोग रिसर्च छोड़ के चले गए, भाग गए, मर गए, ठीक है। मर गए नहीं काउंट होता क्योंकि दैट्स एन आउटकम, बट कितने लोग भाग गए, ठीक है, रिप्लाई नहीं किया उन्होंने मेरा, तो उसे कहते हैं एट्रिशन रेट। तो अगर 1000 थे, 500 रह गए, दैट्स एन एट्रिशन रेट ऑफ 50%। कोहॉर्ट स्टडी इज अ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, ये क्वेश्चन है, यस इट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। अगर 100 लोग थे, 80 रह गए, तो एट्रिशन रेट है 20%, कितने लोग चले गए। तो अगर आपकी रिसर्च में एट्रिशन रेट था तो वो आपने यहाँ पे लिखना है, सिर्फ कोहॉर्ट स्टडीज के लिए अप्लाई करता है। एनालिसिस, जो भी आपका प्लान फॉर एनालिसिस था, इस पे सेपरेट सेशन हुआ था, बट यहाँ पे बस एक बात मैं कहूंगा कि स्टार्ट विद द सिंपल टेस्ट एंड देन मूव ऑन टू द कॉम्प्लेक्स वन। ये सब कंपोनेंट्स हैं। फिर टिप्स से पहले हम एग्जांपल, अच्छा एक क्वेश्चन है कि हाउ टू फिगर आउट ऑल दिस कंपोनेंट्स और मेथड्स ऑन आवर ओन, ट्रस्ट और गट वुड आवर सुपरवाइजर टेल अस। हाँ, सुपरवाइजर भी आप कर सकते, बेसिकली अगेन आई विल से द बेस्ट टीचर, द बेस्ट गाइड फॉर यू, वो ये वेबिनार या वो नहीं है। द बेस्ट वे टू नो कि आपने अपनी उस स्पेसिफिक रिसर्च में क्या लिखना है, इज टू सी उस टॉपिक पे पहले वाली रिसर्चेस क्यों नहीं, वो आपकी गाइड करेंगी। जो उन्होंने लिखा है, आपने सारे कंपोनेंट्स वो पूरे करने हैं, बट इन अ वे कि ये ना लगे कि इसने फुल कॉपी कर लिया, ठीक है। सो दैट्स योर बेस्ट टीचर। उस टॉपिक पे पिछली रिसर्चेस वो आपको बता देंगे कि हाँ मैंने यहाँ पे कोविड की डेफिनेशन भी लिखनी थी, यहाँ पे मैंने हाइपरटेंशन की भी लिखनी थी, मैंने यहाँ पे मैंने आपको ये टेबल बना दिया कि ये broadly but actually शॉर्ट इंट्रो है, बट आई वुड से वो रखें 600 to 800 वर्ड लिखें, क्योंकि कुछ जर्नल फिर क्या देते हैं बच्चे। इसने इंट्रो में वही कोविड से शुरू किया, बट इंट्रो में इसका देखेंगे मेथड्स। मेथड्स में मर्जी होती है, हेडिंग्स डालना ना डालना, कुछ जर्नल क्या भी देते हैं, बट मोस्टली बंदे की अपनी मर्जी होती है हेडिंग है या नहीं, ठीक है। हेडिंग डाल लें तो बेहतर ही रहता है। अब इसमें देखें पहले उसने अपना डिजाइन तो एक लाइक इस सेंटेंस में, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है, यहाँ तक है बेसिकली फर्स्ट टू सेंटेंस।
2020 इन यहाँ पे ये जगह है, ठीक है। हमने रेट्रोस्पेक्टिवली उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स लिए जो एडमिट हो रहे थे फ्रॉम एग्जैक्ट डेट उसने बता दी, यूजुअली मंथ्स बताते हैं मगर डेट बता दी, February 24 से April 21। अच्छा अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप चाह रहे हैं कि अभी एड्रेस हो तो फिर वो आप प्लीज उसको चैट में लिख दें, क्योंकि Q&A अभी ओपन नहीं है, वो मैं एंड पे सारे करूंगा। तो अगर आपको अभी चीज डिस्कस करना चाह रहे हैं विच इज रेलेवेंट टू दिस लाइक मेथड से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप वो चैट में लिखें। तो फर्स्ट 2 लाइंस में उसने कंटिन्यूस प्रोज में सब कुछ बता दिया, फिर उसने ये भी बता दिया इतने लोग आए, इतने केसेस थे, इतने कंट्रोल थे, मैंने सैंपल ऐसे लिया, ठीक है, दोज विद फीवर कफ उन सबसे सैंपल लिया, ठीक है, क्योंकि जो रीडर है उसे तो नहीं पता कि क्या होता है आपके अस्पताल में, शायद आपके अस्पताल के डॉक्टर को पता हो कि यही प्रोसीजर फॉलो होता है, मगर अगर अमेरिका में कोई बंदा बैठा है उसे क्या पता कि ईरान में क्या होता है, कोविड के पेशेंट का टेस्ट क्या होता है, ठीक है, तो क्योंकि गैप होता है और आपकी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी उसे पढ़ सकता हो तो वो समझ जाए। तो अब फिर RT-PCR हुआ, अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो दैट पर्सन इज अ केस, अगर नेगेटिव है तो दैट पर्सन इज अ कंट्रोल, ठीक है। फिर उसने आगे दोबारा बता दिया, थोड़ी सी इसने रेपिटेशन की है, ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसमें थोड़ी सी वो है, अब इसने ये बात एक किस्म की रिपीट की है जो आपको नहीं करनी चाहिए, कि कंट्रोल ग्रुप इंक्लूडेड पेशेंट्स हु हैड क्लिनिकल सिम्टम्स कंसिस्टेंट विद द COVID-19 बट हैड अ नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट, ठीक है। से फिर आगे इसने कंट्रोल ग्रुप्स की डिटेल्स बताता गया, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो भी आगे आएगा कि आपने क्योंकि एथिकल अप्रूवल लिया तो अब आपने बताना होता है। अब जैसे अगर आप RMU के है ना स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे आपने ना कोड लिखते हैं, वो हम अपना कोड देते हैं RSRSMU10, ठीक है, और वो आप जर्नल यूजली करता नहीं है बट इन केस हो ना तो हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद होता है, हम निकाल के दिखाएंगे ये रिसर्च का एथिकल अप्रूवल था, ये इस दिन इस बंदे ने अप्रूव की थी, ठीक है, तो आपने एथिकल अप्रूवल वाला भी बताना होता है, ठीक है, और फिर ये भी बताना है कि सब वॉलंटरी, याद करें साइनोप्सिस में भी एथिकल वाला कंपोनेंट था, तो वो सब बातें आपने ऑलमोस्ट लिख देनी होती है। फिर ये आगे क्या एग्जैक्ट हेडिंग्स ना वेरी करती हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है, मगर यूजुअली यही होता है, एक चीज एनालिसिस हमेशा एंड पे आता है, बाकी आप स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन से, फिर आप अपनी डिटेल्स में चले जाते हैं जो फ्लो मैंने बताया था, ठीक है, फिर आप इस पे आते हैं। सॉरी, अब वो बता रहे डाटा कैसे लिया, डाटा कैसे लिया कि एक इंटरव्यू कराया गया था, ठीक है, यूजिंग अ क्वेश्चनर बाय अ ट्रेन्ड एग्जामिनिंग फिजिशियन बिटवीन ये 2 डेट्स, ठीक है। फिर डाटा लिया क्या ये भी तो बताना है, क्योंकि अमेरिका में कोई बंदा बैठा है उसे क्या पता, इवन तो बहुत ऑब्वियस सी बात हो आपने बतानी है कि मैंने एज भी ली, मैंने जेंडर भी लिया, मैंने प्लेस ऑफ रेजिडेंस भी लिया, मैंने ये सब चीजें, ठीक है, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री। फिर एनालिसिस, एनालिसिस में इसे स्टार्ट विद द सिंपल गो टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स, तो इसमें ये जो है ना ये आप क्योंकि आप मैन्युस्क्रिप्ट्स अगेन आई वुड से सबसे अच्छा तरीका मैन्युस्क्रिप्ट सीखने का है मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ना, तो जितना आप यू आर व्हाट यू रीड, राइट, तो आप जितनी मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे यू स्टार्ट टू सी के एनालिसिस यूजुअली सब सेम टाइप के लिखते हैं, एंड पे वो सबसे पहले कहते हैं ऑल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वाज परफॉर्म्ड इन SPSS या स्टैटा फलाना जो भी यूज किया, ठीक है, वर्जन वगैरह, ठीक है, और आगे जो भी उसका वो होता है लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग यूजुअली SPSS यूज करेंगे तो उसका सेंटेंस, तो शुरू में आपने बताना है कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वर यूज्ड, ठीक है, उसके लिए मैंने फ्रीक्वेंसी, उसके लिए मैंने ये किया था, फिर आपने अगला जो टेस्ट है वो थोड़ा एडवांस्ड है, रिग्रेशन एनालिसिस, शायद आपको याद भी ना हो बट अभी मैटर नहीं करता, ठीक है, कि रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, तो फिर बताया कि रिग्रेशन एनालिसिस यूज किया इसके लिए, ठीक है, फिर एंड में बताया कि एनालिसिस वाज डन ऑन दिस, तो सबसे पहले सिंपल, फिर एडवांस्ड, और एंड आपने बता दिया कि ये सॉफ्टवेयर यूज किया, तो ऐसे लिखते हैं आप अपना डाटा एनालिसिस, जैसे आपने सिनॉप्सिस का लिखा वैसे ही है, फर्क क्या है, तब वो फ्यूचर टेंस में था, मतलब हम ये करेंगे हम ये करेंगे, अब ये पास्ट टेंस में है, राइट, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब हम कुछ